Good morning, students. Today, I, Mrs. Neelam Tomar, is before you to explain you the second chapter of Flamingo, that is Lost Spring. अब पहले हम समझते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है। लॉस्ट का मतलब होता है खोना। स्प्रिंग वैसे जनरली क्या कहा जाता है, मौसम, है ना। जैसे स्प्रिंग सीजन होता है कि हम कहते हैं हमारे 4 ऋतु होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। स्प्रिंग सीज़न को सबसे अच्छा सीज़न माना जाता है क्योंकि उसमें एक नया परिवर्तन होता है, चारों तरफ खुशहाली होती है, हरियाली होती है, फूल पौधे जो है वो चारों तरफ महकते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर स्प्रिंग जो है दैट इज़ चाइल्डहुड, वो चाइल्डहुड जो अब खो गया है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे इंसान के जीवन में क्या होता है, सबसे पहले आपका चाइल्डहुड होता है, फिर उसके बाद में बच्चा बड़ा होता है तो हम कहते हैं एडल्टहुड है ना। फिर उसके बाद में आप और मैच्योर होते हैं, देन कम्स द ओल्ड एज। ठीक, तो हमारी भी जो है ना 4 स्टेज होती है। तो सबसे जो पहली स्टेज होती है वो आपका चाइल्डहुड होता है ना। वो बचपन जो होता है वो अगर एक बार खो गया तो फिर वापस लौट करके नहीं आता है, क्योंकि उस बचपन में आपको पूरी आज़ादी होती है। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द बर्डन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि एनीस जंग एक सर्वे कर रही थी और उस सर्वे में वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि बच्चे जो हैं वो इतनी छोटी उम्र में जब उनको स्कूल जाना चाहिए तो वो कमाने क्यों लगते हैं, वाई दे आर वर्किंग ऑन द ढाबाज और ऑन द टी स्टॉल्स और इन फैक्ट्रीज एंड सो ऑन। तो उसने ये सब चीज़ जानने की कोशिश की। तो वो अब यहाँ पर जिस इलाके में गई है वो है दिल्ली का पेरिफेरी एरिया सीमापुरी। वो सीमापुरी इलाके में जाती है और वहाँ पर जा कर के शी मीट्स सम ऑफ द चिल्ड्रन। ये कौन से चिल्ड्रन हैं, ये रैग पिकर्स हैं जो कि कूड़े के ढेर में से चीज़ें बीनते हैं। जैसे कि आपका प्लास्टिक है, लोहा है या कांच है, जो भी कुछ है ये अपने प्लास्टिक बैग्स में इकट्ठा करते रहते हैं और शाम के टाइम पर उसको बेच देते हैं उस चीज़ को और फिर उससे पैसा कमाते हैं। तो दीज चिल्ड्रन आर द रैग पिकर्स हु आर वर्किंग ओवर देयर। तो यहाँ पे ये बच्चे जो हैं वो इतनी कम उम्र में स्कूल जाने के बजाय ये काम कर रहे हैं। दिस एनीस जंग वांटेड टू नो, द राइटर वांटेड टू नो, सो शी आस्क्ड दोज चिल्ड्रन कि आप लोग जो हैं वो यहाँ पर ये काम क्यों कर रहे हैं। उसने पहले एक बच्चे से पूछा, ठीक, तो पहले तो उससे नाम पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम। तो उस बच्चे ने कहा कि माय नेम इज़ साहिब आलम। तो उसने कहा क्या आपको अपने नाम का मतलब मालूम है। तो ही सेड नो। ही सेड देन एनीस जंग सेड कि द नेम ऑफ योर द मीनिंग ऑफ योर नेम इज़ कि दैट यू आर द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जैसे साहिब आलम है तो साहिब आलम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब ये लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कर क्या रहा है, कूड़ा बीन रहा है ना, या उनमें कूड़े में से चीज़ें बीन रहा है। तो उनको उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा ये लोग स्कूल ना जा कर के ये काम कर रहे हैं। तो उसने उससे जानने की इच्छा जाहिर की कि क्या तुम लोगों को स्कूल जाने का मन नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि करता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमको भेजते ही नहीं है। ठीक, तो अब उसने कहा कि अगर मैं अपना स्कूल खोलूं तो क्या तुम लोग मेरे स्कूल में आओगे। तो दे एट वंस सेड कि यस। ये उसने क्यों कहा, वो स्कूल खोलने तो जा नहीं रही थी, है ना, बट शी वांटेड टू नो कि वेदर दे हैड अ लाइकिंग फॉर स्टडीज़ और नॉट। ठीक है, तो जब इसको ये मालूम पड़ा कि इन बच्चों के अंदर भी पढ़ने की इच्छा है या इंटरेस्ट है, तो इसको फिर ये लगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी दे आर अनेबल टू डू द स्टडीज़। अब यहाँ एनीस जंग उनसे जानने की कोशिश कर रही हैं कि वो लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हैं। तो उन्होंने बताया, साहिब आलम ने, कि हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हमारे वी बिलोंग टू ढाका, बांग्लादेश, है ना। और 1971 में वहाँ पर फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स आ रहे थे और उन स्टॉर्म्स में उनके सारे फील्ड एरियाज़, उनके सारे घर तबाह हो गए। और जब वहाँ पर ये फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स
बंद नहीं हुए और आते चले गए, तो अब इन लोगों ने सोचा कि वी शुड माइग्रेट फ्रॉम दिस प्लेस। तो ये बांग्लादेश से माइग्रेट होकर के यहाँ इंडिया आए और इंडिया के आउटर एरिया यानी कि पेरिफेरी एरिया जो कि सीमापुरी इलाका है दिल्ली का, उसमें आकर के इन्होंने अपने झोपड़े बना लिए। ठीक है, सो लाइक द रिफ्यूजीज दे स्टार्टेड मतलब स्टेइंग ओवर देयर। अब इनके पास में क्या था कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो इनके पेरेंट्स ने क्या किया, अच्छा जब ये लोग वहाँ से माइग्रेट हुए थे तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 10,000 इसी तरह के बच्चे थे जो वहाँ से आए थे अपने पेरेंट्स के संग में। अब ये यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। अब इनके सामने सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है दैट इज़ सर्वाइवल, कि जिए कैसे। अब नेबरिंग कंट्रीज़ जितनी भी होती हैं, अगर हमारे स्टेट में या हमारे कंट्री में कोई आपदा आ जाती है, कोई इस तरह का बाढ़ आ जाए या और कोई चीज़ इस तरह की हो जाए, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर अगर हो जाते हैं, तो नेबरिंग स्टेट्स या कंट्रीज़ जो है ना वो हेल्प देती हैं। ठीक, यानी कि तुमको खाने का बंदोबस्त देंगी, रहने का के लिए तुम्हारे लिए टेंट्स वगैरह या कैंप्स लगा देंगी और पूरा इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि ज़िंदगी भर का ठेका आपका ले लिया, उसके लिए तो फिर आपको अपने आप ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे और जॉब तलाशनी पड़ेगी या कोई भी काम तलाशना पड़ेगा। तो इसी तरह से इन लोगों को भी यहाँ रहते हुए 30 साल हो गए। ठीक, और ये लोग यहाँ जब रह रहे थे तो उस टाइम पे अब इनके सामने मीन्स ऑफ सर्वाइवल के लिए दो ही चीज़ें थी। इनके पास पैसा तो था नहीं कि कोई अपना बिजनेस सेटअप कर लें या वो कर लें, तो इनके जो घर के मेल मेंबर्स थे उन लोगों ने क्या करा कि दे स्टार्टिंग द वीविंग वर्क, वीविंग स्टार्ट कर दी, डलिया वलिया बनाने लगे या हाथ वाले जो पंखे होते हैं है ना वो बुनने लगे या बनाने लगे। और उनके घर की जो लेडीज़ थी दे स्टार्टेड डूइंग वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट पर, जैसे घर वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर जाती थी सिर के ऊपर ईंटें लेकर के, है ना, पूरे दिन वो काम करती थी एज अ लेबर। और इनके बच्चे जो होते थे वो सुबह ही एक प्लास्टिक बैग अपने शोल्डर्स के ऊपर लेकर के और निकल जाते थे गली गली गार्बेज हिप्स के पास में, वहाँ कूड़े के ढेरों में से वो लोग सामान ढूंढते थे। सामान मतलब टूटा फूटा सामान, जो भी प्लास्टिक है, कांच है, लोहा है, जो भी है वो बटोर के रखते थे और फिर उनको कबाड़ियों को बेच देते थे और उससे उनको पैसे मिलते थे। ठीक है, तो दीज चिल्ड्रेन, जितने भी ये बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे और ये काम कर रहे थे, तो वो लोग क्या करते थे, पूरे टाइम नहीं करते थे, जब तक मन करता था बीनते थे और वो थक जाते थे तो उन्हीं की कूड़ों के ढेरों पर खेलने भी लग जाते थे। ठीक है, तो लाइक दिस दे वर डूइंग द वर्क। अब ये साहिब आलम से जब उन्होंने कहा था ना कि आपको पढ़ने का मन है कि नहीं, तो इन बच्चों ने कहा कि हाँ है, तो ये तो अब क्लियर हो गया कि बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी दे आर अनएबल टू गो टू द स्कूल्स। दूसरी चीज़ क्या थी, इसने देखा कि ये सारे बच्चे जो है वो नंगे पैर रहा करते थे वहाँ पर, दे वर बेयर फुटेड। ठीक है, इनके किसी के भी पैरों में चप्पल वगैरह जूते वगैरह कुछ नहीं थे। अब उन्होंने ये भी जानने की कोशिश करी एनीज ने कि व्हाट इज़ द रीज़न कि वाई ऑल द चिल्ड्रन आर बेयर फुटेड। तो उन लोगों में से बच्चों में से कुछ ने कहा कि दैट वी हैव द शूज़ बट आवर मदर डज नॉट गिव अस फॉर डेली वेयर। हमारे पास जूते हैं लेकिन हमारी मम्मी जो है वो रोज़ाना पहनने के लिए नहीं देती हैं, और उन्होंने ऊपर उठा करके लपेट करके रख दिए हैं जूते, जिससे वहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँचेगा, हम ले नहीं पाएंगे, और वो हमको पहनने के लिए तभी देती है जब हम कहीं आते जाते हैं। ठीक है, ठीक, जिससे कि रोज़ाना पहनने में ये जूते चप्पल टूट ना जाए। अब एनीस जंग ने देखा कि बाकी जो बच्चे जो थे ना उनके भी और अपने अपने व्यूज़ थे, और उनका व्यूज़ यही था कि हमारे पास में नहीं है। ठीक, अब ये एनीस जंग जब इसने देखा कि ये बच्चे जो हैं ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है और रैक पिकिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जो हो इसमें क्या ढूंढते रहते हो। और तो उन्होंने बताया कि हम इसमें अ रुपी और अ 10 रुपी नोट और अ कॉइन वी आर सर्चिंग फॉर। जब भी कूड़े के ढेर में इनको कोई सिक्का मिल जाता था
या कोई नोट मिल जाता था तो इनकी क्यूरोसिटी जो है अराइज हो जाती थी, और ये क्या करते थे कि पूरे कूड़े को स्क्राउच कर देते थे, मतलब छान मार देते कि इसमें शायद और भी कोई पैसे निकल आए या वो निकल आए, इस तरह से। तो इनकी क्यूरोसिटी जो है बढ़ जाती थी। अच्छा, इन गरीब लोगों के लिए क्या था, फूड वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए इनको मायने नहीं थे, बल्कि इनको ये था कि आज की रोटी मिल जाए, दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। सो फूड वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी फॉर देम। अब ये बच्चे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब इनकी कंडीशन देख करके अब एनीस जंग जो है वो आगे बढ़ गई। One winter, what happened? She found कि that this Saib Alam, he was standing by the fence or the gate of a building. उनके इलाके में एक अच्छा सा घर था जहाँ पर लोग जो है, दो लोग, वो रोज़ाना टेनिस खेला करते थे। तो वो अपने वाइट मतलब शॉर्ट्स में और रैकेट लिए हुए और शूज़ पहने हुए, जो आपके शूज़ होते हैं स्पोर्ट शूज़, वो पहने हुए और रोज़ाना खेलते थे। तो ये उनके गेट के पास में खड़ा होकर के वो उनका गेम देखता था, बिकॉज ही लाइक द गेम वेरी मच। दूसरा क्या था, एनीस ने नोटिस किया कि एक दिन ये शूज़ पहना हुआ था साहिब आलम, और इसने शूज़ जो पहने थे वो कैसे शूज़ थे, जो कि उन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिए थे, यानी कि फेंक दिए थे। और फेंक क्यों दिए थे, जैसे जूते में कोई छेद वगैरह हो गया तो उन्होंने लेकर के फेंक दिए, इसने उठा लिए या ले लिए उनसे और फिर उसके बाद में पहन लिए। सो नाउ ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज हैविंग अ पेयर ऑफ शूज़। तो एनीस जंग को ये लगा कि देखो ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं इनको कितने मायने रखनी है। इनको लग रहा है कि इन्हें जूते मिल गए हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि ये जूते भी फटे हुए हैं और किसी के द्वारा फेंके गए हुए हैं। क्लियर? लेकिन वो उसमें भी खुश थे। अब ये बच्चे जो हैं, दे आर बिजी विद देयर ओन वर्क। एनीस जंग जो है वो अब आगे बढ़ जाती है अपने और सर्वे करने के लिए। वो फिर पहुंचती है कहाँ पे, उडुपी विलेज में। उडुपी विलेज में उसने नोटिस करा कि वहाँ का जो पुजारी था, प्रीस्ट था, उसका काम था डेली मंदिर को साफ करना, भगवान की पूजा करना, है ना, और प्रसाद चढ़ाना। अब उन दिनों में क्या था कि लोगों के पास में ज़्यादा पैसा तो हुआ नहीं करता था, लोग बहुत सच्चे दिल वाले होते थे, तो वो झूठ भी नहीं बोलते थे, कोई चोरी चपाटी नहीं करते थे या कोई पाप नहीं करते थे, तो भगवान को उस तरह की रिश्वत भी नहीं मिलती थी। आज के टाइम पे क्या है कि क्राइम रेट हैज़ इंक्रीज, तो भगवान के पास में बहुत रिश्वत आती है कि हे भगवान ये कर दो काम, और लेकर के वहाँ पे भगवान के सामने खूब सारा पैसा चढ़ा दिया है या सोना चढ़ा दिया कि ये मन्नत मेरी पूरी हो जाए और हम ये करेंगे। तो आज का जो प्रीस्ट है वो क्या है, धन्ना सेठ है। पहले का प्रीस्ट क्या था, बहुत ही गरीब था, है ना, और उसके वो गरीब था तो उसके फैमिली बच्चे भी गरीब थे। तो उस टाइम पे उसने वो नोटिस किया कि ओल्ड टेम्पल में जो प्रीस्ट रहता था, तो उसका जो बेटा था वो अपने फादर को ही फॉलो कर रहा था, उनका ही प्रोफेशन फॉलो कर रहा था, जो वो करते थे पूजा पाठ उसी तरह का वो करता था। वो भी स्कूल नहीं जाता था, है ना, बिकॉज द मनी वॉज नॉट देयर। और फिर चढ़ावे में भी कुछ भी पैसे नहीं आते थे। पहले क्या होता था कि कोई भी खुशी होती थी या मतलब कुछ अच्छा ओकेशन होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा बतासे चढ़ा दिए जाते थे भगवान को, पैसा फिर भी नहीं चढ़ाते थे। तो अब क्या था कि जब पैसा नहीं है तो पुजारी भी गरीब है, तो अब यहाँ पर वो पुजारी जो था ना, ही वॉज अनेबल टू फुलफिल द डिज़ायर्स ऑफ हिज सन। तो इसलिए उसका बच्चा भी जो है ना वो गरीबी था और गरीबी में ही पल रहा था। एक दिन उसने उस बच्चे से भी पूछा कि मतलब तुम भगवान की इतनी सेवा करते हो, भगवान से कुछ मांगते तो होगे, व्हाट डू यू आस्क गॉड? तो उसने कहा कि अ पेयर ऑफ शूज़, मैं भगवान से कहता हूँ कि एक जोड़ी जूते दे दो, क्योंकि वो बच्चा भी नंगे पैर रहता था। तो उसको एनीस जंग को लगा कि ये क्या ट्रेडिशन सा है कि जिसको देखो जो सारे बच्चे जो हैं वो नंगे पैर ही घूमते रहते हैं। तो नंगे पैर इसलिए घूम रहे थे आउट ऑफ पॉवर्टी, कि उनको लगता था कि भैया खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि जूते चप्पल के। तो इसी तरह से एवरीबडी वॉज एट दैट टाइम बेयरफुटेड। आज 30 साल बाद एनीस जंग फिर दोबारा से
उसी क्षेत्र में आती है, उस इलाके में आती है। आज वो साहिब आलम जो था वो अब बड़ा हो चुका है, उसके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, घर की जिम्मेदारियां आ गई हैं। नाउ ही इज़ वर्किंग इन अ टी स्टॉल। अब वो टी स्टॉल में काम कर रहा है और टी स्टॉल में उसको 800 रुपीज़ मिलते हैं एज वेजेस और मील्स और खाना मिलता है, जिसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, अर्ली इन द मॉर्निंग ही हैज़ टू कैरी अ स्टील कैनिस्टर ऑन हिज हेड फिल्ड ऑफ मिल्क। ठीक है, रोजाना वो स्टील के कनस्तर में दूध भर करके टी स्टॉल पर लाया करता था, क्योंकि पूरे दिन चाय बना करती थी, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट। तो अब जब चाय इतनी सारी बनेगी तो दूध भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए स्टील का कनस्तर भर करके वो अपने सिर पे रख करके पहले तो वहाँ सुबह सुबह शॉप पर ये दूध लेकर के आता था, उसके बाद में टी स्टॉल पर काम करता था और सर्व करता था चाय, जो भी पीने आते थे उनके वो ग्लास बर्तन वो धोता था। तो दिस वाज द वर्क ही वाज डूइंग फॉर विच ही वाज पेड 800 रुपीज़। आज एनीस जंग ने नोटिस करा कि इस बच्चे के फेस पर कोई भी खुशी नहीं थी, नो हैप्पीनेस वाज देयर, जबकि पहले यही साहिब आलम कूड़े के ढेर पर कूड़ा जब बिना करता था ही वॉज वेरी हैप्पी। उसको परवाह नहीं थी कि हम गरीब हैं कि क्या है, उसको वो कूड़ा बीनने में ही बहुत आनंद आता था। ठीक है, जब मन करता था तब खेलने लग जाता था। आज ऐसा नहीं था, आज उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ठीक है, घर की जिम्मेदारियां थी और उसको आज ये भी था कि अगर मैं एक दिन काम पर नहीं गया तो मेरी पगार या मेरी सैलरी कट जाएगी। तो इसलिए भी वो डेली वहाँ पे जाता था काम करने के लिए। आज उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। दूसरा क्या था, आज वो अपने आप को ओवरबर्डन्ड महसूस कर रहा था। उसका जो पहले प्लास्टिक बैग जो शोल्डर के ऊपर लेकर के चलता था वो आज किस में रिप्लेस हो गया था, स्टील कनस्तर में। ये जो प्लास्टिक का बैग था दैट वाज नॉट मोर हेवी देन दिस canister was more heavy in comparison to the plastic bag। ठीक है, तो आज क्या है, बोझा बढ़ गया। ये वाला बोझा टांगने वाला उसको बोझा नहीं लगता था, आज ये सिर के ऊपर जो लेकर के चल रहा है दूध का कनस्तर वो उसके लिए बोझा है। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है कि नाउ ही इज नो मोर द मास्टर ऑफ हिज ओन। पहले क्या था, अपने मन का मालिक था। मास्टर ऑफ हिज ओन क्या होता है, हम अपने मन के मालिक हैं, हमको मन करेगा तो हम काम करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। तो पहले तो रैक पिकिंग में उसका ऐसे ही होता था कि कूड़ा बीनने का मन करा तो कूड़ा बीन लिया, नहीं मन करा तो वहीं खेलने लग गए और शाम तक जितना बीना था उतना ले करके अपने पेरेंट्स को दे दिया कि जिससे कि वो बेच करके उसको पैसे वैसे ले ले। ठीक, आज क्या है, ही इज़ नो मोर द मास्टर ऑफ हिज ओन। आज उसके ऊपर मास्टर दूसरा बैठा है, यानी कि टी स्टॉल का मालिक जो है वो अब उसका मास्टर है और उसका हुक्म वो ओबे कर रहा है, उसके ऑर्डर्स वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो दैट इज़ वाई नाउ ऑल हिज फ्रीडम हैज़ बीन लॉस्ट, हैप्पीनेस इज़ लॉस्ट। उसका स्टील का नस्तर जो है दैट इज़ मोर हैवियर इन कंपैरिजन टू द प्लास्टिक बैग एंड ही इज़ सैड। आज उसके चेहरे पर जो थे वो खुशी नहीं थी, हवाइयाँ उड़ी हुई थी और उसको अपनी लाइफ जो है ऐसा लग रहा था कि वो एक लाइफ जो है वो ढो रहा है, जी नहीं रहा है, ढो रहा है लाइफ को। तो ये चीज़ें उसने एनीस जंग ने नोटिस करी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साहिब आलम एंड द कंपैरिजन ऑफ द पास्ट विद द प्रेजेंट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग का। तो लॉस्ट स्प्रिंग में सेकेंड पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। आज मैं आपको बस केवल इतना ही बताऊंगी जिससे कि आपको इस स्टोरी के दोनों पार्ट्स अच्छी तरह से याद रहें। ठीक है, तो इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू रिमेंबर कि दैट देयर इज़ अ बॉय नेम्ड साहिब आलम हु इज़ अ रैक पिकर। एंड रैक पिकर्स कौन होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं। और ये रैक पिकिंग किया करता था, क्यों करता था, बिकॉज ही हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश ढाका में ये अपनी फैमिली के संग में रहता था। वहाँ पर
तूफान आए, फ्रीक्वेंट तूफान आए, जिसके कारण कि इनके खेत खलियान और इनके घर जो थे वो सब स्वेप्ट अवे हो गए, बह गए उस तूफान में। फिर उसके बाद में ये वहाँ से माइग्रेट होकर के दिल्ली के पेरिफेरी एरिया में आ गए और यहाँ पर आकर के इन्होंने अपने झोपड़े बना लिए जिसमें कि ये रह रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर इनका मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या है कि बच्चे रैक पिकिंग करते हैं, बड़े जो है वो वीविंग कर रहे हैं, लेडीज जो है दे आर गोइंग ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट कैरिंग द ब्रिक्स ऑन द हेड। और इनके लिए फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। और साहिब आलम का कंपैरिजन है कि चाइल्डहुड में ही वॉज केयरफ्री, यानी कि उस पर कोई जिम्मेदारियां नहीं थी, he was happy doing his work, but today he is feeling overburdened because the responsibility of the house is on his shoulder. Though he is getting 800 rupees, but he is not satisfied with his life. His freedom is lost. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है फर्स्ट पार्ट की। ठीक, अब सेकंड पार्ट मैं आपका सेकंड वीडियो में आपको बताकर के समझाऊंगी। तो तब तक